Welcome to my channel. So today's topic is NCERT book class 10th chapter 1 development. This is third part of the chapter and final. In this chapter we are going to learn about economics. Chapter 1. In this chapter the first topic is income and other criteria. तो इंडिविजुअल के लिए तो आपने देखा आगे पिछले वीडियोस में आपने देखा कि इंडिविजुअल के लिए गोल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और उनके बेटर इनकम के लिए उनके सिक्योरिटी रिस्पेक्ट एंड अदर थिंग्स जो फ्रीडम है इन सब को लेके उनके जो गोल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। पर एक कंट्री के लिए भी डिफरेंट होते हैं, एक रीजन के लिए भी डिफरेंट गोल्स होते हैं। एक कंट्री के अंदर रीजन्स के लिए एक डिफरेंट गोल हो सकता है हर एक रीज़न के लिए, और वहीं एक कंट्री के लिए दूसरे कंट्री से डिफरेंट गोल्स हो सकता है। जैसे कि कहीं गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो वहाँ पे लोग गर्मी से रिलीफ लेने के लिए चीज़ों को करना चाहेंगे कि वहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। या फिर कहीं ज़्यादा ठंड है, ठंड वाली देश है तो वहाँ पे लोग चाहेंगे कि ज़्यादा ठंड से मतलब गर्म चीज़ें वहाँ पे मिले, प्रोवाइड हो गर्म फूड। जैसे कि यूरोप साइड कंट्रीज़ में अल्कोहल ड्रिंक करना नॉर्मल होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ठंड से बचने के लिए। वहीं जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ ये सब चीज़ पीना इज़ इलीगल मैक्सिमली, क्योंकि वहाँ पे वो ख़राबी करता है, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो कहीं सेहत के लिए वो अच्छा होता है, कहीं सेहत के लिए ख़राब। तो डिफरेंट कंट्रीज़ आर डिफरेंट गोल्स। वहाँ पे आइस प्रॉब्लम होता है, यूरोप साइड कंट्रीज़ में आइस एक प्रॉब्लम है। वहीं रेगिस्तान में बालू, भी हमारे इंडिया में डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं। लद्दाख एरिया में आइस गिरता है तो वहाँ आइस कंट्रोल करने के लिए हमें स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। राजस्थान में बालू है, गर्मी है, हीट है, उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हमारे पास ऐसे भी रीज़न है जहाँ पे सालों भर बारिश होता रहता है, तो उस जगह पे उस हिसाब से स्टेप्स उठाना होगा कि वहाँ बारिश के हिसाब से उन लोग को रिलीफ मिले। तो डिफरेंट रीजन, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें कि पर कैपिटा इनकम है कुछ कंट्री का, और कंट्री नहीं, स्टेट का, इंडिया के कुछ स्टेट का। 3 स्टेट हैं, हरियाणा, केरल, बिहार। हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है वो है, ये 2018-19 के हिसाब से पर कैपिटा इनकम है 2,36,147। केरल का 2,04,105 और बिहार का 40,000 ओनली। पर कैपिटा इनकम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। ये फॉर्मूला यूज़ होता है पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए। आगे एक दिया हुआ टेबल एक और है जिसमें डिटेल में है आपको कुछ सम डाटा, कंपैरेटिव डाटास को कैलकुलेट किया गया है जो कि इफ़ेक्ट करती है कहीं के भी इनकम को, पर कैपिटा इनकम को। ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन को इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ें होते हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ्स इन 2018। तो इसका मतलब है कि वैसे बच्चे जो 1 साल से कम की उम्र में मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु 1 साल से कम की उम्र में हो जाती है, डेथ हो जाती है, वैसे हर 1000 बच्चे में हरियाणा में 30 बच्चे मर जाते हैं 1 साल से कम की उम्र में, केरल में 7 और बिहार में 32। वहीं लिटरेसी रेट देखा जाए 2027-28 के हिसाब से तो हरियाणा का 82 है, केरल का 64 है, बिहार का 62 है, जो कि मेरे हिसाब से शायद इंडिया में सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार का है। नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेज एज 14-15
2017-18 मतलब 14 से 15 साल के तक के बच्चे जो हैं कितने हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं, स्कूल को अटेंड कर रहे हैं। तो इसमें हरियाणा 61 है, केरल 83 है और बिहार 43। बहुत ज़्यादा कम है ये, बिहार का बहुत ही ज़्यादा कम है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हरियाणा का भी अच्छा नहीं है, केरल का भी अच्छा है लेकिन इट शुड बी अबव 95%। 95%, 95, अगर 100% में से 95% जा रहे हैं जो कि 14 से 15 साल के हैं, मान लेते हैं कि कुछ को हेल्थ इशू हो या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो इस वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हर एक बच्चे को स्कूल जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया का एक प्रॉब्लम है एक ये। तो इससे पता चल रहा है कि कंपेयर करेंगे तो सब चीज़ में बिहार बच्चों की डेथ रेशियो में भी ऊपर है। केरल ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया, लिटरेसी रेट भी उसका 64% है, मेरे ख्याल से अभी और बढ़ गया लिटरेसी रेट केरल का। और ये केरल जो है इंडिया का फर्स्ट नंबर पे आता है लिटरेसी रेट में, सबसे अच्छा लिटरेसी रेट केरल का है। व्हाट डज द टेबल शो? तो जैसा कि आप यहाँ बता रहा है कि टेबल क्या शो कर रहा है। एलिमेंट्री स्कूल जो 8 तक का स्कूल है उसमें जो बच्चे हैं 43 बच्चे जा रहे हैं बिहार से, मतलब कि 67 बच्चे जो हैं 43 जा रहे हैं, 67 बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो वो चाइल्ड लेबर का शिकार होंगे, एजुकेशन नहीं मिलेगा, इनकम नहीं कमा पाएंगे, तब वो हायर इनकम जनरेट कैसे करेंगे? स्टेट का हायर इनकम होगा कैसे जब उनका स्टूडेंट का ही इनकम कम है? स्टूडेंट पढ़ ही नहीं रहा, लिटरेट हो ही नहीं रहा, वो लिटरेट नहीं होगा तो स्किल्ड वर्कर नहीं बन पाएगा, अगर वो स्किल्ड वर्कर नहीं होगा तो उसका पेमेंट अच्छा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। जैसे कि केरल में एजुकेशन अच्छा है तो वहाँ पे बच्चे एजुकेट है, वहाँ स्किल्ड लेबर मिलेगा, वो उसका ग्रोथ अच्छा होगा और इससे शॉपिंग मॉल्स वगैरह डेवलपमेंट जो है वहाँ स्पीड में रहेगा, वहाँ डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, वहाँ सारे कुछ फैसिलिटीज़ जो होंगे वो अच्छे मिलेंगे क्योंकि वहाँ एजुकेशन है। तो जहाँ पे एजुकेशन अच्छा होता है, लिटरेसी रेट अच्छा हो, अटेंडेंस रेशियो अच्छा हो, तो वहाँ पे डेवलपमेंट जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, वहाँ का इनकम जो होता है वो हाई होता है। अगला है पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है, जैसे आप देखिए ऊपर आपने देखा जैसे कि केरल का जो पर कैपिटा इनकम है वो कम था, हरियाणा का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा था, पर हरियाणा का लिटरेसी रेट 1 साल से कम के बच्चों की मौत, 14 से 15 यानी क्लास 8 तक के बच्चों का स्कूल जाना, ये सब कम था केरल से। तो ये कैसे हुआ कि वहाँ तो इनकम अच्छा है तो वहाँ पे एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ केयर भी अच्छी होना चाहिए, फिर ये कैसे? तो पब्लिक फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर जाती है वो अच्छी नहीं है हरियाणा में, इन द प्लेस ऑफ केरल। केरल का ज़्यादा अच्छा है, ये नहीं है कि एकदम अच्छा ही नहीं है, मतलब केरल के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है जितना केरल का अच्छा है। यहाँ पे आप एक फ्रेज यूज़ हुआ है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। पैसा जो आपके पॉकेट में है, मतलब आपके पास जो पैसा है वो हर चीज़ नहीं खरीद सकता। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक विलेज में रहते हैं, उस विलेज में जो है उस गांव में सिर्फ आप ही हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बाकी कोई बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो गवर्नमेंट वहाँ स्कूल भी नहीं बनाया है क्योंकि वहाँ के बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, वहाँ कोई स्कूल भी नहीं है, या फिर स्कूल है भी तो उसमें कोई जा ही नहीं रहा है। और पैसा आपके पास है, आप पढ़ना भी चाहते हैं तो आपको कहीं और मूव करना होगा
कि आपको फैसिलिटीज़ के लिए। तो यही हुआ कि आपके पास पैसा तो है बट अवेलेबिलिटी नहीं है, आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होने के कारण ग्रोथ नहीं हो रहा है, या फिर हेल्थ ही से रिलेटेड आपको कोई इशू है और अच्छा हॉस्पिटल नहीं है आपके पास, आपके गांव के आसपास में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, तो आपको दूर जाना पड़ेगा इलाज करवाने के लिए अपना। तो फैसिलिटीज़ जो हैं ये भी अफेक्ट करती हैं। केरल की जो है वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी है, बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ने को जाने को मिल रहा है, वहाँ सब कुछ उनके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है, हेल्थ केयर। तो वहाँ पे पर कैपिटा इनकम हरियाणा से कम होते हुए भी फैसिलिटीज़ अच्छी होने के कारण वहाँ का ग्रोथ ज़्यादा अच्छा हो रहा है इन द प्लेस ऑफ के हरियाणा। वहाँ पे जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहा है। वहाँ पे हेल्थ, न्यूट्रिशन स्टेटस, सब कुछ पीपल के लिए जो सब कुछ जो ज़रूरत चीज़ है, जो कि बेसिक दो चीज़ होते हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, वो दोनों वहाँ अच्छे से प्रोवाइड किया जा रहा है स्टूडेंट्स को। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है आज के समय में डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें जो होता है, इसमें देखा जाता है मेनली कि एजुकेशन, लिटरेसी रेट, एजुकेशन जो है वो पीपल्स का किसी कंट्री का कैसा है, फिर वहाँ पे हेल्थ केयर कैसा हो रहा है, हेल्थ केयर सब मतलब अच्छा है कि नहीं, वहाँ पे चाइल्ड बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, चाइल्ड डेथ रेट क्या है, कितना बच्चे 1 साल के कम के उम्र में डेथ कर रहे हैं, फिर से मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, मतलब वहाँ पे कितने साल तक, जैसे 60 साल इंडिया का है, 60 साल तक लोग जीते हैं, 60 से 65 साल तक लोग जीते हैं एवरेज लाइफ एक्सपेंडिचर क्या है, सब हेल्थ में आता है। तो हेल्थ कैसा है और पर कैपिटा इनकम, उस देश का पर कैपिटा इनकम कैसा है, ये तीनों चीज़ को मिला के बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है मोस्टली आपको इंडिकेट करता है कि एक कंट्री का डेवलपमेंट कैसा है। आज के समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिसको दिया जाता है वो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को। कुछ डाटा दिए गए हैं इंडिया और उसके नेबर कंट्रीज़ से। तो पहले कंट्री कौन कौन से हैं, तो श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सारे नेबरहुड कंट्री हैं। और ये जो है ये 2021-22 का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क के द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो इसमें जो है ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई पर कैपिटा में है, 2017 का पीपीपी है ये। तो इसमें श्रीलंका का देखें तो सबसे हाई है, फिर सेकंड नंबर पे इंडिया है ग्रॉस नेशनल इनकम में, फिर सबसे नीचे बांग्लादेश है, इंडिया के बाद म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। लाइफ एक्सपेंडिचर जो है ये जो है श्रीलंका का 76 है, इसमें भी सबसे हाई श्रीलंका का है। इंडिया का 67 है, जो कि थर्ड नंबर पे है नेबरहुड में, क्योंकि बांग्लादेश का 72 साल है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज्ड 25 एंड अबव, तो 25 तक या उससे अबव में जो स्कूलिंग है उसका मीन ईयर मतलब क्या है स्कूलिंग का, तो स्कूल जाने के लिए श्रीलंका में 10 साल, मतलब सबसे कम उम्र जो है वो 10 साल होना चाहिए स्कूलिंग के लिए। और इंडिया में 6, म्यांमार में 6.4 एंड सब इसी तरह 6.7, तो तीसरे नंबर पे इसमें भी आ रहा है इंडिया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग, तो श्रीलंका का 73 है, इंडिया का 132 है, इसमें भी थर्ड नंबर पे है। बांग्लादेश भी आगे है, जबकि श्रीलंका और बांग्लादेश एक
छोटे छोटे कंट्री हैं, छोटे छोटे देश हैं, फिर भी वो आगे हैं। ये कैसे हो रहा है कि वो आगे चले गए हम लोग से, जबकि वो लोग तो मतलब वो तो छोटे कंट्रीज़ हैं, उनका पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे है वो लोग हेल्थ केयर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इन प्लेस कि इंडिया में उतना हेल्थ केयर नहीं है, इसीलिए छोटी कंट्रीज़ हैं लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उनका रेटिंग अच्छा है। तो इट डजेंट मैटर कि आपका कंट्री का पॉपुलेशन क्या है, वहाँ फैसिलिटीज़ कैसा है, ये एरिया कितना है, वहाँ फैसिलिटीज़ कितना मिल रहा है। अगर छोटे कंट्री भी हैं लेकिन आपका हेल्थ एजुकेशन अच्छा है, पर कैपिटा इनकम भी देखिएगा तो ज़्यादा है। छोटा कंट्री है, जीडीपी में भी ज़्यादा नहीं है, जीडीपी भी इंडिया का टॉप 5 में आता है, पर फिर भी उसका नेशनल इनकम पर कैपिटा जो है वो ज़्यादा है। पॉपुलेशन भी एक फैक्टर है, पॉपुलेशन कम है लेकिन फिर भी। तो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दीज थिंग्स, एजुकेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। सो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दैट। तो अगला जो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अभी जो हम देख रहे हैं तो हम लोग काफ़ी डेवलप्ड कह सकते हैं कि काफ़ी डेवलप्ड हुए हैं इन 20 ईयर्स में, 30 ईयर्स में काफ़ी डेवलप्ड हुआ है। पर क्या यह जो डेवलपमेंट है ये इसको और डेवलप करना चाहिए इसी रेट पे, या फिर इसी डेवलपमेंट के रेट पे चलना चाहिए? बहुत सारे साइंटिस्ट का तो कहना है कि अभी जिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट में है, वार्निंग है कि वो अच्छा नहीं है, डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पे एक कोटेज है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फादर्स, वी हैव बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रंस। हमें ये अपने पुरखों से, अपने पूर्वजों से नहीं मिला है, ये जो दुनिया है हमें अपने पूर्वजों से नहीं मिला है, बल्कि हमने अपने फ्यूचर से, अपने बच्चों से इसे बोरो लिया है, ये उनके लिए है। बहुत सुंदर लाइन है ये। एक एग्ज़ाम्पल दिया गया, ग्राउंड वाटर इन इंडिया। इंडिया में जो ग्राउंड वाटर है उसका एक्सेसिव यूज़ हो रहा है। बहुत सारी रिपोर्ट्स के हिसाब से 300 से ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जो है ग्राउंड वाटर जो है वो 4 मीटर नीचे चला गया है। ऐसा माना जा रहा है कि 25 साल में 60% जो कंट्री का जो 60% हिस्सा है वहाँ पे इसी तरीके से एक्सेसिव यूज़ होगा, जिसके वजह से ग्राउंड वाटर नीचे चला जाएगा। ग्राउंड वाटर जो हो ओवर यूज़ जो हो रहा है, इसका जो ओवर यूज़ हो रहा है ये मैक्सिमम देखा जा रहा है एग्रीकल्चरल पर्पस का स्टेट्स में देखा जा रहा है, रीजन्स में, जैसे कि पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हार्ड रॉक प्लेट्यूज एरिया, इन सब जगहों पे ज़्यादा साउथ एंड सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में जो है ज़्यादा देखा जा रहा है कि यहाँ पे ओवर यूज़ हो रहा है, ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इस पे भी हम लोग को एक्शन लेना होगा, इस पे भी कंट्रोल करना होगा कि ग्राउंड वाटर ज़्यादा यूज़ ना, वाटर वेस्टेज पे भी कंट्रोल करना होगा। क्योंकि अगर वाटर ही नहीं रहा तो आगे चल के आप पियोगे क्या, जी ही नहीं पाओगे। पानी के बिना हम लोग का, सिर्फ मछली का नहीं, हम लोग का भी जीवन मुश्किल है। सो वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग, और इसका ओवर यूज़ हो रहा है, इस पर कंट्रोल करना होगा। तो यहाँ पे है वाई ग्राउंड वाटर इज़ ओवर यूज्ड क्यों हो रहा है? कैन देयर बी अ डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज़? क्या डेवलपमेंट नहीं हो सकता विदाउट ओवर यूज़? वाटर का जो ओवर यूज़ हो रहा है इसके बिना क्या डेवलपमेंट नहीं हो सकता? तो क्यों नहीं हो सकता? खेतों में स्प्रेइंग होता है वाटर का जिसमें कम पानी लगता है, तो वैसे चीज़ों का यूज़ किया जाए जिसमें कम पानी लगे। जो ग्राउंड वाटर है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उस ग्राउंड वाटर का यूज़ एक अच्छे तरीके से करना ज़रूरी है, उसको ध्यान में
ग्राउंड वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मतलब कि बारिश होगी फिर पानी नीचे जाएगा और फिर ग्राउंड लेवल ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा। पर अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ कर लें उस पानी उस बारिश जितना हो उससे ज़्यादा यूज़ कर ले कि ग्राउंड वाटर फिर से नीचे जाए, उससे ज़्यादा अगर यूज़ कर ले रहे हैं, एक्सेस यूज़ कर ले रहे हैं, तो इससे ग्राउंड वाटर जो है वो काफ़ी नीचे चला जाएगा। फिर इसका भी ख़त्म होने का चांसेस हो जाएंगे। मानते हैं कि फिर बारिश होगा फिर बढ़ेगा फिर, लेकिन एक्सेस यूज़ हो जाएगा तो फिर भविष्य के लिए तो दिक्कत ही होगा ना, उनको फिर सोचना पड़ेगा, उनको इसको ठीक करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम से अच्छा है कि हम उतना ही यूज़ करें कि फिर से वापस वो आ सके, बारिश हो और फिर से लेवल मेंटेन हो जाए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसे हम निकाल लेते हैं, अगर स्टॉक कर लेते हैं, निकाल के सारा स्टॉक कर लेते हैं सारा चीज़, तो वो ख़त्म हो जाएगा। वो फिर वहाँ नए रिसोर्सेज आ तो जाएंगे, लेकिन वो रिसोर्सेज नहीं आएंगे जो पुराने वाले थे, कुछ और होगा। तो एक बार ये ख़त्म होने के बाद दोबारा नहीं मिलता।